नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। शिक्षण विधियाँ चल रही थी और कंटिन्यू क्लासेस हो रही है इसकी। काफ़ी चैप्टर पढ़ चुके हैं, काफ़ी चैप्टर बाकी है, एक एक चैप्टर पर आगे आ रहे हैं और बहुत ही जल्द शिक्षण विधियों के प्रति जो आपका भय था, बहुत ही जल्द उस भय को हम पूर्ण रूप से ख़त्म करने वाले हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा। मैं ना पीपीटी का उपयोग कर रहा हूँ और ना किसी भी प्रकार की कुछ ज़्यादा आर्टिफिशियलिटी यूज़ कर रहा हूँ। मैं प्रॉपर वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसा क्लासरूम में अपना होता है। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्यों कहिए बहुत ही सामान्य टॉपिक भी है, बहुत कोई कठिन टॉपिक भी नहीं है। आज का टॉपिक है हमारा चर्चा। तो हम दरअसल आज चर्चा ही करेंगे। आज चर्चा ही करनी है हमें। टॉपिक का नाम भी चर्चा है और करेंगे भी हम चर्चा इसके ऊपर। तो चर्चा होती क्या है, क्या क्वेश्चन बन सकता है इसका, उसके ऊपर आज अपन बात करेंगे। चर्चा, इसे अपन वार्तालाप भी कह सकते हैं, कई बार इसे अपन विमर्श भी कह सकते हैं। थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है इन सब में, क्या क्या होता है अपन आगे बात करेंगे इसके ऊपर। डिस्कशन, ये डिस्कशन पढ़ेंगे आज कि डिस्कशन होता क्या है। ये डिस्कोर्स, तो विमर्श, चर्चा, वार्तालाप और भी बहुत सारे इसके नाम दिए जा सकते हैं। अब सबसे पहले ब्लूप्रिंट, कोई भी टॉपिक का, मैं आपको हर टॉपिक से पहले कहता हूँ कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो आप, चाहे इतिहास का पढ़ो, चाहे भूगोल का पढ़ो, चाहे पॉलिटिकल साइंस का पढ़ो, किसी भी विषय का कोई भी टॉपिक जब पढ़ते हो आप, तो एक खाका बना हुआ होना चाहिए कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। एक ऐसा ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि उस टॉपिक की सारी बातें उसमें समझ आए। उसके बाद आप पॉइंट वार तरीके से उसका अध्ययन करोगे तो टॉपिक समग्रता के साथ पूरा हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको टॉपिक की ऑल अबाउट 360 डिग्री जानकारी हो जाएगी और टॉपिक के संबंध में कोई ऐसी चीज़, कोई बातें शेष नहीं रहेगी जो परीक्षा में गलत हो सके। इसलिए कहते हैं कि उलझिए मत, टॉपिक को एक प्रकार से सुलझा दीजिए पहले ही, क्योंकि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें शामिल कर लो और उसके बाद में एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते जाओ। देखो, जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मैं आपको कई बार कहता हूँ कि मैं दरअसल पढ़ाता ही नहीं हूँ, बल्कि आपको ये भी बताता हूँ कि पढ़ना कैसे है। तो मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि पढ़ाने के साथ साथ में आपको पढ़ना कैसे है, ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अब इस चर्चा में क्या पढ़ेंगे, ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके ज़रिए आप क्या सीख सकते हो मेरे से। आप मेरे से चर्चा के संबंध में ये बातें तो सीखोगे ही, साथ साथ में ये भी सीख सकते हो कि सर किस तरह से टॉपिक को एक प्रकार से कवर कर रहे हैं। तो टॉपिक को आप पूरा का पूरा कवर कीजिए, एक एक बात को कवर कीजिए। बीच में रह सकता है, कुछ चीज़ें रह सकती है, विशेषताएं छूट जाती हैं, कई बार कमियां छूट जाती है। तो बेहतर क्या होता है कि आप टॉपिक को पहले ही बांट दो, इस तरह से ब्लूप्रिंट कर दो। जैसे आज अपन इसका ब्लूप्रिंट करते हैं कि चर्चा में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे। चर्चा में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि चर्चा होती क्या है, चर्चा है क्या। क्योंकि जब हमें पता चलेगा ना कि चर्चा है क्या, तब हम आगे इसके बारे में और कुछ जान पाएंगे कि इसकी फिर क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इसकी क्या खूबियाँ होनी चाहिए, चर्चा के क्या क्या चरण होने चाहिए, चर्चा के अंदर कौन सी चीज़ें हमें शामिल करनी चाहिए, चर्चा के क्या दोष हो सकते हैं, चर्चा के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चर्चा है क्या। उसके साथ साथ में जैसी चर्चा है क्या, ये जब जान लेंगे तब हमें देखना है कि एक अच्छी चर्चा जो है, उससे भी पहले हम ये देख सकते हैं कि जो चर्चा हम करने जा रहे हैं, इस चर्चा के क्या चरण हो सकते हैं, या यूँ कहिए कि चर्चा के मुख्य तत्व कौन कौन से हो सकते हैं। अपन उसको तत्वों को ले सकते हैं, चर्चा के मुख्य तत्व या कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, या चर्चा में कौन कौन भाग लेता है, चर्चा में कौन कौन मुख्य होता है। तो ये देखेंगे हम कि चर्चा के क्या क्या तत्व हो सकते हैं। उसके बाद देखेंगे चर्चा के क्या चरण हो सकते हैं, चर्चा के क्या क्या चरण हो सकते हैं, चर्चा के क्या क्या चरण हो सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जब भी हम चर्चा को संपादित करते हैं तो किस तरह से हम उसको एक समस्या बच्चों के सामने देंगे,
उसके बाद किस तरह से उस समस्या को बच्चे प्रेजेंट करेंगे, किस तरह से उसके ऊपर डिस्कस होगा। तो एक अच्छी चर्चा के क्या क्या चरण हो सकते हैं, ये हम तीसरा पॉइंट लेंगे यहाँ पे। उसके बाद में हमें लेना चाहिए कि एक चर्चा की क्या उद्देश्य होने चाहिए, चर्चा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ सो उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, बिना उद्देश्य का कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो चर्चा के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, क्या क्या एम है, मेन एम क्या क्या है चर्चा के, क्यों पाठ्यक्रम में उसको शामिल करवाया, क्यों हमें ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चाहता है कि ये टीचर ये जान के जाए कि चर्चा क्या होती है, इनके क्या मेन उद्देश्य क्या हो सकते हैं, चर्चा के उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य और साथ में हम महत्व ले सकते हैं, उद्देश्य और महत्व, तो एम और इम्पोर्टेंस। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं कि चर्चा के गुण क्या है, फायदे क्या हो सकते हैं, वह यूँ कहिए कि गुण व दोष साथ में ले लो। देखो दोष का क्या मतलब है, दोष एग्जैक्टली सही शब्द नहीं है। दोष की जगह अगर आप सीमाएं लिख लो या यूँ लिख लो कि क्या कमियां हैं इसकी, तो सीमाएं या कमियां क्या है सच्चाई की, क्योंकि जब हमें कमियां पता होगी और हम इस दोषों को दूर करेंगे तो गुण और महत्व इसके बढ़ जाएंगे, लाभ बढ़ जाएंगे इसके। तो ये चीज़ हो जाती है इसमें। और छठा पॉइंट, कोई हर बार मैं कहता हूँ कुछ विविध, अगर कुछ पॉइंट रह गया हो तो हम उसको ऐड कर लेंगे, और अगर नहीं रहा है तो 5 बिंदुओं में हमारे ये टॉपिक जो है वो पूरा हो जाएगा। इसके अलावा एक मेन पॉइंट रह गया जो मुझे अभी याद आ रहा है, 7वां बिंदु भी हम ले सकते हैं चर्चा का, वो ये लिखेंगे चर्चा के प्रकार। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था ये, चर्चा के प्रकार कौन कौन से हैं, चर्चा के प्रकार, जिसमें अपन देखते होंगे पैनल चर्चा होती है, आयोजना चर्चा होती है, कई बार सिंपोजियम विचार गोष्ठियाँ आयोजित होती है, लेक्चर होते हैं, विमर्श होते हैं, डायलॉग होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यूँ कहिए कि बहुत सारे और डिबेट होती है। तो चर्चा के कौन कौन से प्रकार होते हैं ये भी देखेंगे, और प्रकार व रूप आप यूँ कह सकते हो, यहाँ प्रकार और रूप को अलग अलग ले सकते हैं हम। तो 7वां पॉइंट चर्चा के प्रकार, और 8वां पॉइंट ले लो आप चर्चा के रूप ले लो। तो ये चर्चा के प्रकार हो गए। अब देखिए वापस मैं एक बार बता रहा हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे चर्चा है क्या, इसके ऊपर, इस शब्द के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे कि चर्चा दरअसल होती क्या है। उसके बाद देखेंगे कि एक चर्चा के मुख्य तत्व क्या क्या होते हैं, कि चर्चा में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है, और स्टूडेंट और टीचर किस तरह से चर्चा करते हैं, उनमें क्या क्या कंपोनेंट शामिल होते हैं। पाठ्यक्रम होता है, समस्या होती है, टीचर्स खुद होते हैं शामिल, और स्टूडेंट होते हैं, 4 तत्व होते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे एक चर्चा के चरण क्या है, किस तरह से वो एक प्रकार से इम्प्लीमेंट होता है, किस तरह से उसको लागू किया जाता है, किस तरह से प्रारंभ होता है, किस तरह से विश्लेषण होता है इसका, किस तरह से अंत होता है, लास्ट में कैसे निष्कर्ष निकलते हैं, थोड़ा सा चरण देख लेंगे। फिर देखेंगे इसके उद्देश्य और महत्व, बहुत ही सामान्य है, आप खुद ही बता सकते हो उसको। उसके बाद में या उससे पहले ही देख लेंगे ये चर्चा के प्रकार और रूप देख लेंगे, और सबसे लास्ट में देखेंगे चर्चा के गुण व दोष, अर्थात कौन कौन सी सीमाएँ हैं। अब कोई छोटा मोटा क्वेश्चन बन जाता है तो निश्चित रूप से इससे बाहर नहीं होगा, रटना कुछ भी नहीं है, हर एक चीज़ को समझना है। और जब चीज़ें समझ लेते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन मैंने आपको बताया था, जेन जैक्स रूसो, उस प्रोग्रेसिव एजुकेशन को हमें आगे बढ़ाना है कि जिस तरह से हम यूँ कहिए कि रटने की बजाय अगर चीज़ों को समझेंगे। अब चर्चा को अगर आपने कंप्लीट समझ लिया तो परीक्षा के अंदर कोई भी प्रश्न आ जाता है, अगर कोई डेफिनेशन पूछते हैं तो अलग बिंदु है, अगर डेफिनेशन, हालांकि डेफिनेशन 1-2 ही होती है, अगर डेफिनेशन नहीं होती है तो फिर इनमें से कोई समझ के आधार पर प्रश्न होता है और आप आराम से उसको सही कर सकते हो। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही प्रश्न आएगा, ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो समझा रहा हूँ इस समझ से बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ये बात तय है। अब ये आपके ऊपर होता है कि आप उसको किस तरह से ऑब्जर्व करते हो, किस तरह से उसको गेन करते हो। तो चलो शुरू करते हैं चर्चा। अब आप क्या करोगे, अपना कॉपी पे टॉपिक डाल दो और ये स्क्रीनशॉट लेके और उसको एज इट इज़ एक प्रकार से अपनी कॉपी में लिख लो, और फिर धीरे धीरे एक एक के ऊपर अपन बात करना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, चर्चा है क्या। चर्चा है क्या, ये पहला पॉइंट हम तय करते हैं कि चर्चा है क्या। देखिए चर्चा क्या है, जैसे एक सामान्य एग्जाम्पल से अपन बात शुरू करते हैं। जैसे आप टीचर बन गए और क्लासरूम में चले गए, क्लासरूम में जाने के बाद में आपने सीधे बच्चों से बात करी, थोड़ी देर डिस्कस किया, कुछ दैनिक घटनाओं के बारे में कुछ समाचार पूछ लिए, इधर उधर कर लिया। ये देखो, ये भी एक चर्चा है, आपने बच्चों से बातें करी है।
अब बच्चों से आप सामान्य बात कर रहे हो या बच्चों से कुछ पूछ रहे हो कि आप ड्रेस क्यों नहीं पहन के आए, या आज कौन सा दिवस है, या कोई ऐसा राष्ट्रीय दिवस था तो उस दिवस के ऊपर बच्चों से यूं ही नॉर्मली बात करनी स्टार्ट कर दी। यहाँ कोई गांव में ऐसी कोई घटना घटी है तो उससे भी अपन बच्चों से बात कर लेते हैं, या कुछ शहर में कुछ ऐसा हुआ उससे भी अपन बात कर लेते। तो ये स्टार्टिंग में एक बात हो जाती है। तो ये बात भी क्या चर्चा ही है, बच्चों से अपन डिस्कस कर रहे हैं, वो करंट इश्यूज़ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने क्लास में प्रवेश किया और आपने बच्चों से डिस्कस किया, तो बच्चों से डिस्कस किया, ये भी एक डिस्कस, ये भी एक चर्चा हो गई। तो चर्चा क्या है? चर्चा ये आपकी यूं कहिए कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में ये वार्ता हुई है। अब हो सकता है कि शिक्षार्थी और शिक्षार्थी मतलब स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में भी वो वार्ता हो सकती है, वो वार्ता स्टूडेंट और टीचर के बीच में भी हो सकती है। तो ये चर्चा, ये दरअसल ऐसी चर्चाएं अनौपचारिक चर्चाएं कहलाती है। अनौपचारिक का क्या मतलब होता है? जिसमें कोई औपचारिकता नहीं होती, जिसमें कोई नियम सिद्धांत नहीं होते, सामान्य बात करते हैं। जैसे आप अपने किसी दोस्त से मिले, मार्केट में यूँ ही जा रहे थे और दोस्त से मिले और दोस्त से आपने यूँ ही हाल चाल पूछ लिए, क्या हाल है, नीट की तैयारी कैसी चल रही है, या और ज़िंदगी में क्या चल रहा है, नॉर्मल बात कर ली। इसमें कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं थी, इसमें कोई नियम कानून सिद्धांत नहीं था। तो ये अनौपचारिक वार्ता थी। लेकिन अगर आप टीचर बन गए हैं और आपका कोई यूँ कहिए प्रिंसिपल या सीनियर साथी या कोई और टीचर जो आपका मित्र नहीं है बल्कि आपका स्टाफ है, वो मिल गए मार्केट में, तो आप बराबर नमस्कार करोगे उनको और बिल्कुल फॉर्मल तरीके से बात करोगे उनसे। ऐसी दोस्तों वाली बात नहीं होगी उनसे, बिल्कुल ऐसी बातें होगी जैसे प्रोटोकॉल मेंटेन किया जा रहा हो, गैप मेंटेन किया जा रहा हो। ऐसी वार्ताएं जो होती है वो औपचारिक वार्ताएं होती है। औपचारिकता का क्या मतलब? जिसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हो। अपन दोस्त से बात करते हैं, कंधे पे हाथ रख के कुछ भी बोल देते हैं, ये फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। लेकिन अपने सीनियर से बात करेंगे या साथी से बात करेंगे तो उसमें वो साथी नहीं, सॉरी, सीनियर या कोई यूँ कहिए अपने से बड़े से बात करते हैं, वो अपने मित्र नहीं है, हालांकि मित्र है लेकिन गैप रखा हुआ है, तो वहाँ फॉर्मेलिटीज़ होती है। तो वार्ता औपचारिक भी हो सकती है, वार्ता अनौपचारिक भी हो सकती है, अपने ऊपर तय करता है कि अपने रिलेशन कैसे हैं। जैसे अपन घर में बैठे हैं सारे लोग, जब घर में बैठे होते हैं तो वहाँ जो वार्ताएं होती है वो वार्ताएं औपचारिक नहीं होती, वहाँ अनौपचारिक वार्ताएं होती है जिसमें कोई औपचारिकता नहीं होती, सब मिल के एक दूसरे के साथ बात करते हैं। लेकिन जब अपन ऑफिस में जाते हैं वहाँ डेफिनेटली बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, वहाँ औपचारिकताएं होती है, औपचारिक और अनौपचारिक, ये चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए आपको। तो वार्ता क्या है? वार्ता जब भी कोई वार्ता बाहर भी हो सकती है, वार्ता अंदर भी हो सकती है। हम जब भी विद्यालयों में जाते हैं तो वहाँ टीचर जैसी इस क्लास में प्रवेश करेगा, पहले अनौपचारिक वार्ताएं होगी, उसके बाद में क्या होगा? अब आपने बच्चों के सामने कोई जलवायु परिवर्तन पर या फिर कोई सामाजिक बुराई पर बच्चों को कहा कि आज अपन इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अब होगा क्या कि अब टीचर ने क्या किया, शिक्षक ने क्या किया, शिक्षक अंदर गए क्लास के अंदर और शिक्षक ने बच्चों के समक्ष बात की, शिक्षार्थियों से बात की। अब होगा क्या यहाँ पे? अब देखिए, शिक्षार्थियों से जैसे बात करी, यहाँ पर शिक्षक ने शिक्षार्थियों को एक कोई टॉपिक दे दिया, कोई यूँ कहिए कि कोई करंट टॉपिक हो सकता है, या जलवायु परिवर्तन दे दिया, या अपन जलवायु परिवर्तन लिख लेते हैं। अब टीचर ने क्या किया, परिवर्तन, कोई भी सामाजिक समस्या भी हो सकती है, कोई भी टॉपिक दे दिया। अब शिक्षक और शिक्षार्थी, अब यहाँ पे क्या होगा? अब ये टीचर ने जो टॉपिक दिया है, ये टॉपिक निश्चित रूप से पाठ्यक्रम का हिस्सा ही होगा, क्योंकि बिना पाठ्यक्रम के हिस्से अगर हिस्सा नहीं है तो निश्चित रूप से बच्चे कहीं न कहीं दिलचस्पी नहीं लेंगे। अब देखिए क्या हुआ। अब इसमें देखो 4 घटक हो गए, एक शिक्षक हो गया, दूसरा शिक्षार्थी हो गया, तीसरा पाठ्यक्रम हो गया, और चौथा ये टॉपिक हो गया। टॉपिक को अपन यहाँ पे समस्या नाम दे सकते हैं, क्योंकि डिस्कस समस्या है, ये जलवायु परिवर्तन एक समस्या है, यहाँ सामाजिक समस्या भी हो सकती है। इसको अपन यूँ कहिए कि कोई अध्याय भी नाम दे सकते, कुछ भी दे सकते हैं। तो 4 पॉइंट और बिंदु हो गए। अब इन शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच में इस समस्या को लेकर, इस पाठ्यक्रम की समस्या को लेकर जो वार्ताएं होगी, जो चर्चा होगी, जो यूँ कहिए कि जितनी भी बहस होगी उस पर जो भी निष्कर्ष निकलेंगे, वही चर्चा कहलाती है। क्या कहलाती है? चर्चा कहलाती है। तो समझिए आप, चर्चा क्या होती है कि शिक्षक के द्वारा दिए गए किसी पाठ्यक्रम के किसी विषय पर या किसी समस्या पर शिक्षार्थियों एवं शिक्षक के मध्य जो वार्ता होती है उसे हम चर्चा कहते हैं।
आप इस परिभाषा को ऐसे वीडियो पॉज करके और अपनी बुकलेट में लिख लेना। क्या बोला मैंने कि शिक्षक के द्वारा या शिक्षक प्रदत्त पाठ्यक्रम के किसी विषय, किसी टॉपिक, किसी समस्या पर शिक्षार्थियों व शिक्षक के मध्य अथवा शिक्षार्थियों या शिक्षार्थियों के मध्य होने वाली वार्ताओं को चर्चा कहते हैं। तो अब आप इसमें समझ गए होंगे कि चर्चा क्या है। तो चर्चा में कोई टॉपिक तय होता है और उस टॉपिक के ऊपर स्टूडेंट आपस में डिस्कस करते हैं, टीचर उनके पास में रहते हैं, कहीं डिस्कस गलत राह ना चला जाए, कहीं डिस्कस रास्ता ना भटक जाए, कहीं डिस्कस यूँ कहिए कि डिस्कस जब कर रहे होते हैं तो पूर्वाग्रह ना आ जाए, तटस्थता बहुत ज़रूरी होती है, झुकाव किसी तरफ नहीं होना चाहिए। तो सार्थक चर्चा हो, यहाँ पे सार्थक वार्ता हो, क्योंकि जनरली जब स्टूडेंट आपस में डिस्कस करते हैं तो भटकने के बहुत चांसेस रहते हैं। इसलिए जब चर्चा भटक जाती है, वार्ता भटक जाती है, तो फिर वो निरर्थक हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि एक अर्थपूर्ण वार्ता बहुत ज़रूरी है। कैसी वार्ता? अर्थपूर्ण वार्ता। और जब अर्थपूर्ण वार्ता होगी तो चर्चा एक प्रकार से लाभदेय होगी, फायदेमंद होगी, नए आइडियाज़ निकलेंगे, बच्चों में क्रिएटिविटी आएगी, बच्चों की सोचने की क्षमता बढ़ेगी। तो चर्चा क्या है? आप परिभाषा लिख लेना इसकी कि शिक्षक के द्वारा पाठ्यक्रम से संबंधित किसी समस्या या अध्याय को शिक्षार्थियों को दिया जाता है और शिक्षार्थियों के द्वारा उस समस्या पर शिक्षक के सानिध्य में जो अर्थपूर्ण वार्ता की जाती है उसे हम चर्चा कहते हैं। कोई भी परिभाषा लिखो, मैं 5 बार परिभाषा बोलूँगा तो 5 बार भिन्न भिन्न परिभाषा आ जाएगी, लेकिन भाव बदलना नहीं चाहिए। परिभाषा के शब्द भले बदल जाए। मैंने किलपैट्रिक की कुछ वीडियोस पहले एक परिभाषा बताई कि स्व उद्देश्यपूर्ण पूर्ण मनोयोग से सामाजिक वातावरण में रहते हुए किया गया कार्य प्रोजेक्ट कहलाता है। तो मतलब क्या था? मतलब ये था भाव चेंज नहीं होना चाहिए, शब्द भले इधर उधर हो जाए, आपको शब्द पकड़ने हैं और उन शब्दों के बेस पे आपको समान भाव रखते हुए बात रखनी है। ये होगी चर्चा की परिभाषा। तो इसमें सवाल क्या बन सकता है कि निम्नलिखित में से चर्चा से संबंधित कौन सी बात या कौन सा बिंदु सत्य है या नहीं है। फिर आएगा इसमें शिक्षक होता है, समस्या होती है, शिक्षार्थी होता है, पाठ्यक्रम होता है, ठीक पॉइंट है। दूसरा आ सकता है कि चर्चा हमेशा शिक्षक द्वारा किसी तय बिंदु पर ही होती है, ये भी ठीक पॉइंट है। चर्चा सार्थक तभी होगी जब वो अर्थपूर्ण हो, ये भी ठीक पॉइंट है। पीछे ऐसे उपयुक्त सभी आ सकता है। तो क्या है ये पॉइंट है, इसको आप अपनी बुकलेट में लिख लीजिए। मैं वापस आता हूँ। ये आपको समझ में आ गया होगा कि चर्चा क्या है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि चर्चा होती क्या है। अब चर्चा क्या है ये समझ में आ गया, तो अब अगला पॉइंट है कि चर्चा के मुख्य तत्व कौन से होते हैं। और मुख्य तत्व कह दो, चाहे इसको आप अनिवार्य घटक कह दो, अनिवार्य घटक। तो अब देखिए यहाँ पे कि चर्चा के अनिवार्य घटक कौन से हो सकते हैं। पिछली परिभाषा में अपन वापस अगर जाएं तो मैंने आपको कहा था कि टीचर होने चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए और उसके साथ साथ में एक समस्या होनी चाहिए, मतलब एक टॉपिक होना चाहिए, और उसके साथ साथ में जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है आपका पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। तो 4 घटक मैंने बताए थे। मैं वापस पॉइंट पे ला रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिए। तो अब आप इसको देख के कह सकते हो कि इसके घटक कौन कौन से। अध्यापक है, विद्यार्थी है, समस्या है और पाठ्यक्रम, या यूँ कहिए विषय सामग्री भी कह सकते हो आप, विषय सामग्री। तो 2 बिंदु तैयार हो गए आपके कि चर्चा क्या है और इसके घटक कौन से होते हैं। देखो परिभाषा में दोनों चीज़ें आ गई। तो चर्चा क्या है, तो एक घटक मिलेगा वही चर्चा है। आपने अच्छे से देख लिया। सबसे अहम चीज़ है शिक्षक, शिक्षार्थी, समस्या और विषय वस्तु, विषय सामग्री। ये 4 घटक है हमारी इस यूँ कहिए कि किसके, ये 4 घटक है हमारे चर्चा के। तो चर्चा क्या है और चर्चा में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है, इसको आप बेसिकली कह सकते हो। जैसे आप क्लासरूम में गए, अब आप उसको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप को एज ए टीचर प्रेजेंट कीजिए कि आप जैसे क्लासरूम में गए, तो क्लासरूम में जाने के बाद आपने पुस्तक ली, पुस्तक लेके उसमें से कोई टॉपिक देखा, टॉपिक देख के आपने स्टूडेंट को दिया और वहाँ से अपना डिस्कशन स्टार्ट हो गया। तो 4 चीज़ें हुई, आप हुए,
स्टूडेंट हुआ, वो पुस्तक हुई, और सामने वो आपने जो समस्या चुनी है वो हो गया। तो चारों मिलके आपने एक प्रकार से चर्चा को सार्थक रूप से शुरू कर दिया। तो क्या है और चर्चा के मुख्य तत्व कौन से हैं, ये हो गया। अब बात आती है चर्चा के चरण कौन कौन से हैं, किस तरह से चर्चा आगे बढ़ेगी। तो मैं इसको नई पॉइंट भी ले लेता हूँ। चरण क्या क्या है, उम्मीद कर रहा हूँ आपके समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आ रहा होगा। और आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। पीडीएफ की मांग मत कीजिए अभी, क्योंकि पीडीएफ क्या करती है, आपको है ना ये बना देती है, गुलाम बना देती है। आप उसमें बंधे हुए रहते हो। फ़ोन के अंदर हज़ारों पीडीएफ आपके सेव पड़ी है, टेलीग्राम से लेके, व्हाट्सएप से लेके, पता नहीं कहाँ कहाँ से पीडीएफ आई हुई पड़ी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने किसी ने कोई पीडीएफ नहीं पढ़ी होगी, पढ़ी नहीं जाती, एक आधी पढ़ सकते हो। इससे बेहतर क्या होता है, वीडियो देखो अच्छे से, उसको पॉज करो, और पॉज करने के बाद में उसको अच्छे से नोट्स कर लो। हाथ से जो चीज़ लिखी जाती है उसका मुकाबला पीडीएफ कभी नहीं कर सकता। इसलिए आप ये ना पीडीएफ मत कीजिए। हमें तो क्या, हम तो करके डाल देंगे, लेकिन अच्छे अधिगम के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, वीडियो रोकिए, उसको नोट्स बनाइए, एक किताब अपने पास रखिए कोई भी, उससे वापस चेक कर लीजिए, कोई नई चीज़ मिलती है तो ऐड कर लीजिए, फिर किताब छोड़िए, वीडियो छोड़िए, फिर उस नोट्स को ही आपको बार बार पढ़ना है। इससे क्या होगा कि वो चीज़ें इतनी बढ़िया तैयार हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जो आप पीडीएफ की बात करते हो ना, ये पीडीएफ मार्केट में वही पीडीएफ हज़ारों बच्चों के पास में, लेकिन जो आपने नोट्स लिखा नहीं सिर्फ आपके पास ही है। इसलिए इन चीज़ों को समझिए आप, और ज़्यादा से ज़्यादा हाथ से कोशिश कीजिए, इन सारी चीज़ों से बच के रहिए, मेरी सलाह है। बाकी पीडीएफ तो देना ही है वैसे। अब बात आती है कि इसके चरण क्या हो सकते हैं। देखो, सबसे बढ़िया चरण ये सबसे बढ़िया चर्चा वो होगी जिसमें 4 चरण फॉलो किए जा रहे हो। सबसे पहले एक बढ़िया सा प्रारंभ होना चाहिए इसका, क्योंकि जब स्टार्टिंग कहते हैं ना, स्टार्टिंग हमेशा बढ़िया होनी चाहिए। स्टार्टिंग अगर अच्छी होगी तो सारे विद्यार्थी दिलचस्पी से भाग लेंगे। अगर स्टार्टिंग ठीक नहीं है तो फिर क्या, उसी समय बोरियत महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए चरण में, कि एक बढ़िया सी स्टार्टिंग हो जाए। स्टार्टिंग टीचर खुद ही करेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। जैसे टॉपिक दिया, टॉपिक देने के बाद में एक प्रकार से बेहतर तरीके से स्टार्टिंग शुरू कर दो। स्टार्टिंग करने के बाद में शिक्षक को चाहिए कि सबसे हर विद्यार्थी के मत सुने, और बीच बीच में उनको एक प्रकार से डायरेक्शन देते रहें, ताकि गलत डायरेक्शन में वो चर्चा चली ना जाए। तो बीच बीच में एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी होता है। विश्लेषण करेंगे तभी विद्यार्थियों को पता चलेगा कि जो उनकी चर्चा जो चल रही है, ये चर्चाएं आपके सही डायरेक्शन में है या नहीं है। और उसके बाद में क्या होगा, विद्यार्थी को लगेगा कि भाई टीचर भी बिल्कुल इंडल्ज है, बिल्कुल संलग्न है। तो विद्यार्थी, जब टीचर भी साथ में संलग्न होते, जब हम करते थे ना स्कूल्स में, मुझे पता है कि जब भी हमें सफाई करवानी होती थी ग्राउंड वगैरह की, तो हम लोग क्या करते थे, हम खुद जाके सफाई करना शुरू कर देते थे, इंडल्ज कर देते थे खुद को। जैसे ही खुद को शामिल करते थे तो बच्चे फिर अपने आप ही आ जाते थे, और बच्चे पूर्ण मनोयोग से काम करते थे। और या फिर हम जाके ऐसे खड़े हो जाते साइड में, फिर बच्चे काम तो कर लेते हैं लेकिन वो मन से नहीं करते हैं, फिर उनको मज़ा नहीं आता। ठीक है, वो पत्थर लेगा, एक उधर फेंकेगा, एक उधर फेंकेगा, ऐसा काम शुरू हो जाता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन अगर टीचर खुद काम करना शुरू कर देगा तो फिर बच्चे जब तक उठेंगे नहीं तब तक वो टीचर खुद एक प्रकार से वहाँ से हट नहीं जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है कि टीचर को खुद को बच्चों के साथ में ऐसा मतलब इंडल्स कर लेना चाहिए, घुल मिलना चाहिए कि बच्चे जो है पूर्ण तन्मयता के साथ काम करेंगे। फिर क्या करना, जैसे विश्लेषण कर लिया, उसके बाद में लास्ट में क्या हो गया, व्याख्या करो उस पूरे मुद्दे की। अब आप खुद व्याख्या करो। आप खुद व्याख्या करोगे तो क्या होगा कि बच्चों ने जहाँ कहीं गलतियाँ करी थी वो गलतियों को वो सुधार लेंगे। अगर उनकी कुछ खूबियाँ थी तो उनको अप्रिशिएट करो कि आपने बहुत बढ़िया तरीके से काम किया, कमियाँ थी तो उसको सुधार करो। इससे क्या होगा कि एक प्रकार से दिलचस्पी बढ़ेगी, रोचकता बढ़ेगी, और बढ़िया तरीके से काम शुरू होगा। तो प्रारंभ बढ़िया होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए, व्याख्या हो जानी चाहिए, और व्याख्या के बाद में लास्ट में निष्कर्ष जरूर निकलना चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज़ का जब तक निष्कर्ष नहीं निकलता है तब तक उसका महत्व कम ही रहता है। निष्कर्ष मतलब सारांश यूँ कह सकते हो। तो उस पूरी डिबेट का जो भी आपने डिस्कशन करवाया, जो भी आपने चर्चा करवाई, उसका सारांश आना चाहिए। तो प्रारंभ से लेकर और सारांश तक की बात होनी चाहिए। ये एक बेहतरीन यूँ कहिए कि चर्चा का एक हिस्सा होता है। कि अगर देखो, अगर आपने स्टार्ट करके छोड़ दिया, विश्लेषण व्याख्या निष्कर्ष नहीं निकला, तो फिर एक ही चर्चा होगी, आगे भविष्य में वापस आप नहीं कर सकते। तो सबसे बढ़िया क्या रहता है कि आप
चर्चा को पूर्ण करो। तो चर्चा इन 4 चरणों से होकर जब गुजरेगी तो डेफिनेटली उस चर्चा के बहुत सारे अच्छे परिणाम जो है वो सामने आते हैं। अच्छा, इसके अलावा सबसे एक और चीज़ भी ज़रूरी होती है कि अगर आप प्रारंभ कर लेते हो, प्रारंभ करने के बाद किसी भी चरण को अगर आप इग्नोर करते हो तो फिर उसका नुकसान होता है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। देखो, प्लानिंग कर ली, ये मतलब प्रारंभ मतलब एक प्रकार से प्लानिंग है, आयोजना, ये इम्प्लीमेंटेशन है। अब देखो, इसको अपन यूँ कह सकते हैं, देखो ये प्लानिंग, अब देखिए ये प्लानिंग थी। प्रारंभ करना मतलब एक प्रकार से प्लान करके काम करना, इसको अपन ये भी कह सकते हैं। प्लानिंग करने के बाद में क्या हुआ, विश्लेषण, व्याख्या, किस तरह से आयोजन करना, ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया, लागूकरण जैसे आप कह सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन, अब देखिए इम्प्लीमेंटेशन ढंग से होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे मान लो कि सरकार ने कोई योजना बना दी, अब सरकार ने कोई योजना बनाई है ना, तो उस योजना को लागू करना सबसे महत्वपूर्ण। जैसे स्वच्छ भारत अभियान, योजना बनाना आसान है, उसको लागू करना बहुत मुश्किल है। अब देखो, प्लानिंग कर ली, इम्प्लीमेंटेशन हो गया। इम्प्लीमेंटेशन के बाद में वापस उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए, मूल्यांकन होना बहुत ज़रूरी। इवैल्यूएट होगा तभी पता चलेगा कि ये क्या है और किस तरह से चर्चा को मतलब किस तरह से चर्चा के परिणाम निकले। तो देखो, ये चीज़ें सेम ही है। प्रारंभ करना अर्थात एक प्लानिंग के साथ काम करना, बीच में विश्लेषण और व्याख्या करना मतलब एक प्रकार से बढ़िया तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना, और लास्ट में सारांश निकालना या निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष कब निकला जाएगा, जब इवैल्यूएट होगा, मूल्यांकन होगा। तो आप इसको कह सकते हो कि ये मेन 4 चरण है। हो सकता है परीक्षा में कभी बार ये लिख ले नीचे वाले कि प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, हो सकता है ऊपर वाले लिख ले प्रारंभ, विश्लेषण, व्याख्या और निष्कर्ष। किसी भी चर्चा के ये हिस्से होते हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप है वो बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब कर दो। अब आते हैं वापस बिंदु पे, हम कहाँ पे थे, क्या है, हो गया चर्चा के मुख्य तत्व कौन से थे वो हो गए, चर्चा के चरण क्या थे ये भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं चर्चा के प्रकार व रूप देख लेते हैं, उसके बाद में हम आगे उद्देश्य, महत्व वगैरह देख लेंगे। या चलो पहले प्रकार देख लेते हैं, चर्चा के प्रकार व चर्चा के प्रकार। पहले देखते हैं प्रकार, चर्चा कितने प्रकार की हो सकती है, चर्चा के प्रकार। अब देखिए, डिस्कशन कितने टाइप का हो सकता है, कोई अलग टाइप नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया, दोबारा और बता रहा हूँ। एक होती औपचारिक चर्चा। अब देखिए, औपचारिक का क्या मतलब है, औपचारिक का मतलब होता है जिसमें फॉर्मेलिटीज बहुत होती हो। एक होती अनौपचारिक चर्चा, अनौपचारिक चर्चा। अनौपचारिक का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेलिटीज नहीं होती। औपचारिक चर्चा और अनौपचारिक चर्चा। और तीसरी ले लो कोई संरचनात्मक, संरचनात्मक का क्या मतलब हुआ, जिसमें कोई विषय विशेष को लेके कोई बात करी जाती है। मैं एक एक को समझाता हूँ। औपचारिक चर्चा क्या होती है, जिसमें कुछ नियम हो, कुछ एक प्रकार से कायदे हो कुछ। अब देखिए, औपचारिक चर्चा में नियम कायदे का क्या मतलब है। औपचारिक, देखिए एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। आपने कृषि के ऋण जो पढ़े हों कि ऋण दिए जाते हैं, तब हम पढ़ते ऋण 2 टाइप के होते हैं, औपचारिक ऋण और अनौपचारिक ऋण। ऐसे ऋण, ऐसे लोन जिसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो औपचारिक ऋण कहलाते हैं, और ऐसे लोन जिसमें कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है वो अनौपचारिक ऋण कहलाते हैं। जैसे बैंक में जाओगे तो बैंक में आपको बिना फॉर्मेलिटीज़ के कोई लोन देगा, नहीं देगा। बैंक में आपको पता नहीं कितने सारे गवाह चाहिए होंगे, उनको डायरिया भरना, कोई एसेट्स गिरवी रखना, 1000 फॉर्मेलिटीज़ करवा के आपको वो लोन देता है। तो फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा, इसलिए उसको अपन क्या कहते हैं, औपचारिक लोन। और अगर आपने किसी साथी से मांग के ले लिए या किसी मित्र, किसी सगे संबंधी से ले लिए, वहाँ कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, ठीक है, नॉर्मल कोई कुछ होगा तो कोई अंगूठा लगा लेंगे, तो ये क्या हो गया, अनौपचारिक, क्योंकि इसमें कोई औपचारिकता नहीं है। तो जहाँ औपचारिकता होती है, जैसे मान लो कि आप मेरे से पहली बार मिले, अब पहली बार जब आप मेरे से मिलोगे तो डेफिनेटली या नमस्कार करोगे या कोई जानता पैर भी छू सकता है या आगे से दूर से ऐसी फॉर्मेलिटीज़ करेगा, वो ये औपचारिकता है वो करेगा। तो ये कैसी वार्ता होगी, मुलाकात होगी, औपचारिक मुलाकात। अब यहाँ पे नियम कायदे क्या बन जाएंगे कि मैं भी थोड़ा सा गैप मेंटेन करूँ, मैं उस हिसाब से आपसे बात करूँ, मैं भी थोड़े कपड़े भी उस हिसाब से पहन के रखूँ कि कोई मिलने आ रहा है, तो ये औपचारिकता हो गई। ये है अनौपचारिकता।
अनौपचारिकता क्या होगी, जब मेरे आप बहुत अच्छे मित्र हैं जैसे, और आप सीधे मेरे से मिले, तो मैं थोड़ी ध्यान रखूंगा कि मेरे कपड़े कैसे हैं, मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात करते वक्त शब्दों पर ध्यान दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, कोई लूज टॉक तो नहीं हो रही, ऐसा यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के ऐसे कोई कायदे नियम नहीं होते, नियम नहीं होते, यहाँ कोई नियम नहीं होते, यहाँ बिल्कुल भी फ्रैंक बात होती है। आप अपने स्तर पर सोचना आज कि आप किससे औपचारिक बात करते हो, किससे अनौपचारिक बात करते हो। जैसे मान लो कि अपने मैं एक थोड़ा सा और एग्जांपल दूं, जैसे सगाई जब होती है किसी की, तो पहली बार जब देखने जाते हैं तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, कोई मिठाइयाँ आगे रखाई जाती है, ड्रेस का वगैरह पूरा ध्यान रखा जाता है, एक एक शब्द तोल तोल के बोला जाता है। ये जो मुलाकात है, इसे कैसी मुलाकातें कहते हैं, औपचारिक मुलाकात कहते हैं। शादी में भी औपचारिकताएं होती है, लेकिन जब शादी हो जाएगी और जब अपन पति पत्नी दोनों साथ में रहना स्टार्ट कर जाएंगे, तब औपचारिकताएं खत्म हो जाएगी और वो वार्ताएं, वो साथ कैसा हो जाएगा, अनौपचारिक, जहाँ पर फिर कोई फॉर्मेलिटीज़ है वो नहीं रहेगी। तो औपचारिक जब भी चर्चाएं होती है तो उसमें कुछ नियम कायदे होते हैं, यहाँ पे ऐसे कोई नियम कायदे नहीं होते। ये कहाँ पे होती है, ये दोस्तों में होती है, सॉरी औपचारिकताएं कहाँ होती है, ऑफिस में होती है। ऑफिस में ऑफिसर्स लिख लो, भली सीनियर्स जितने भी है उनसे है, कोई अजनबी से मिले हैं तो, बड़ों से मिले हैं तो मतलब यहाँ पे औपचारिकताओं के पूरे अवसर रहते हैं। यहाँ कहाँ, ये अनौपचारिक वार्ताएं कहाँ होती है, दोस्तों में होती है, परिवार में होती है। ये सारी चीज़ें जो है आप समझ गए होंगे औपचारिक और अनौपचारिक वार्ताओं के बारे में। तो औपचारिक और अनौपचारिक। दूसरा होता है संरचनात्मक। संरचनात्मक कोई विशेष नहीं है, कुछ बज संवाद भी हो सकते हैं। बज मतलब छोटे छोटे मुद्दों पर टीचर स्टूडेंट से बात कर सकता है, स्टूडेंट स्टूडेंट से बात कर सकता है, या किसी विषय विशेष पर बात हो सकती है, विषय विशेष पर, जिसमें औपचारिकताएं भी रहती है और यूँ कहिए कि अनौपचारिकताएं भी रहती है। तो इस प्रकार से तो विषय विशेष पर भी बात हो सकती है, किसी विषय पर बात हो सकती है, तो किसी मुद्दे को केंद्र में रख के बात की जा सकती है। तो कुल मिला के बात ये है कि हमारी जो चर्चाएं हैं इनके 3 प्रकार होते हैं, औपचारिक चर्चा, अनौपचारिक चर्चा और संरचनात्मक चर्चा। कोई नॉर्मल प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन अगर बन जाता तो यही आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक वार्ताएं हैं और निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक वार्ताएं हैं। तो मैं आपको सिर्फ हिंट ही पकड़ाऊंगा यहाँ पे कि आप जब भी इस प्रश्न को देखो तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतनी चीज़ सोचना कि अगर फॉर्मेलिटीज़ हो रही है तो औपचारिक हो जाएगा, अगर फॉर्मेलिटीज़ नहीं हो रही है तो डेफिनेटली वो अनौपचारिक वार्ता हो जाएगी। आप समझ सकते हो, मैंने बहुत कुछ इसमें अच्छे से बता दिया है। तो ये था आपके प्रकार। अब देखेंगे चर्चा के क्या क्या रूप होते हैं। चर्चा के रूप, काइंड ऑफ डिस्कशन, और होती टाइप ऑफ डिस्कशन। देखिए काइंड ऑफ डिस्कशन, काइंड ऑफ डिस्कशन, और ये जो अपने पढ़ा था ये था टाइप ऑफ डिस्कशन। टाइप ऑफ डिस्कशन, और टाइप ऑफ डिस्कशन में कितने हो गए, 3 टाइप हो गई। और काइंड ऑफ डिस्कशन में हो जाएंगे आपके क्या क्या है, इसके कोई निश्चित काइंड नहीं है, बहुत सारे हैं। मैं अपन एक एक के बारे में बात करते हैं। चर्चा के रूप कौन कौन से हो सकते हैं। अब देखिए चर्चा के प्रकार तो देख लिए, अब चर्चा के रूप की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे रूप है, मैं एक एक के बारे में बात करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण पहले पॉइंट पे अगर आते हैं तो देखिए व्याख्यान, लेक्चर देना, ये भी एक प्रकार की चर्चा है। अच्छी चर्चा नहीं कह सकते इसको, जैसे अब मैं यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ, ये भी एक चर्चा ही कर रहा हूँ आपसे। अब देखो ये एक तरफा हो गई, यहाँ पे अगर आप भी बोलते 2 तरफा होती तो ज़्यादा बेहतर रहती। तो जितने भी लेक्चरर होते हैं, लेक्चरर ही बोलते हैं पोस्ट को भी, वो जो लेक्चर देते हैं, या कोई विद्वान आ गया अपने कॉलेज में या अपनी स्कूल में, उन्होंने किसी बात पर, टॉपिक पर कोई व्याख्या कर दी, तो ये व्याख्यान भी एक प्रकार से क्या होता है, एक प्रकार की चर्चा का रूप है। तो लेक्चर, अब इसका कैसे सवाल कैसे बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चर्चा का एक रूप है। तो व्याख्यान भी क्या है, एक प्रकार से चर्चा का रूप है। आपने व्याख्यान खूब सुने होंगे, जैसे अपने विद्यालय में या अपने स्कूल कॉलेजेस में जहाँ कहीं भी कोई गेस्ट आते थे तो वो किसी बिंदु पर, किसी विषय पर व्याख्यान दे देते थे। बाद में प्रश्न भी हम कर सकते हैं उनसे। तो ये व्याख्यान भी एक प्रकार की क्या होती है, चर्चा होती है। इसके अलावा क्या हो सकता है,
व्याख्यान के बाद में विमर्श, विमर्श, इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं डिस्कोर्स। डिस्कोर्स क्या है? देखो, ये भी व्याख्यान ही है। डिस्कोर्स एक प्रकार का भाषण है। जैसे कोई विद्वान आए, उन्होंने अपने मंच से कोई लेक्चर डिलीवर किया, भाषण दे दिया, और श्रोताओं ने सुनकर उससे ज्ञान प्राप्त किया, तो उसे अपन विमर्श बोलते हैं। ये भी एक तरफा ही होता है, जिसमें एक वक्ता होते और अपनी बात को, अपने विषय को, अपनी उस सामग्री को श्रोताओं तक डिलीवर करते हैं, श्रोताओं तक पहुंचाते हैं, तो ये विमर्श हो जाता है। तो डिस्कोर्स, व्याख्यान। तो डिस्कोर्स, व्याख्यान और विमर्श में थोड़ा सा फर्क होता है। विमर्श के विषय फिक्स होते हैं, जबकि व्याख्यान में निश्चितता कुछ नहीं होती, सीमाएं नहीं होती। विमर्श में केवल भाषण ही होता है, व्याख्यान में फिर बच्चे सवाल भी पूछ सकते हो उससे वापस। तो एक प्रकार से विमर्श, व्याख्यान। इसके अलावा डिबेट, वाद विवाद, वाद विवाद। देखिए, वाद विवाद क्या है? वाद विवाद का मतलब ये होता है, इसमें दो पक्ष होते हैं और ये प्रतिस्पर्धात्मक होता है, इसमें कंपटीशन होता है। अब ये जो प्रतिस्पर्धा होगी इसमें, अब ये प्रतिस्पर्धा जो है, यूं कहिए कि दो टीम के बीच में हो सकती है, दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। इसमें जीतने के लिए चर्चा की जाती है। कोई विषय रखा जाता है और इस विषय के ऊपर पहले पहली टीम बोलती है, पक्ष बोलता है, विपक्ष होता है। तो इस प्रकार से वाद विवाद जो है, डिबेट जिसे अपन कहते हैं, ये डिबेट भी एक प्रकार की क्या होती है? ये डिबेट भी चर्चा का एक रूप होता है। इसके अलावा डिबेट हो गया, डिस्कोर्स मतलब ये विमर्श हो गया, लेक्चर हो गया। इसके अलावा वार्तालाप, यूं कहिए कि डायलॉग, जैसे अपन वार्तालाप बार बार कह रहे हैं, ये वार्तालाप भी एक प्रकार की चर्चा है। जब कोई दो व्यक्तियों के बीच में या कोई दो टीमों के बीच में किसी विषय को लेकर डिस्कस चलता है, चर्चाएं चलती, वार्ता चलती है, डायलॉग जैसे अपन बोलते हैं, तो वो वार्तालाप भी एक प्रकार का क्या होता है? चर्चा का रूप होता है। इसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट है? पांचवा बिंदु, पैनल, पैनल चर्चा। पैनल चर्चा क्या होती है? पैनल चर्चा क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, एक पैनल बैठता है। जैसे मान लो कि ये पैनल बैठा, यहाँ पे एक व्यक्ति, 2, 3, 4, 5, 6 व्यक्ति बैठ गए। अब ये 6 व्यक्ति क्या करेंगे? अब यहाँ पर देखिए, ये पैनल की संख्या अधिक होती है, इतनी भी अधिक नहीं कि लास्ट में पूरा रायता फैल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो निष्कर्ष पे नहीं पहुँच पाएंगे, बहुत कम लोग होंगे तो विचारों में विविधता नहीं होगी। एडम स्मिथ ने कहा था एक बार अर्थशास्त्र में कि दुनिया के सारे अर्थशास्त्री अगर इकट्ठे हो जाए तो कभी निष्कर्ष नहीं निकल सकता। तो पैनल चर्चा की खास बात क्या होती है? इसमें न संख्या बहुत अधिक होती है, न बहुत कम होती है। बहुत अधिक होगी तो फिर निष्कर्ष नहीं निकलेगा, और अगर बहुत कम होगी तो विचारों में विविधता नहीं आएगी। यहाँ पे क्या होगा, पैनल में 5 से 6 लोग बैठते हैं। अब 5 से 6 लोग बैठने के बाद ये क्या करेंगे? ये चर्चा करेंगे विषयों के ऊपर। अब एक ही विषय के ऊपर ये सब चर्चा करेंगे, सबके अपने अपने विचार निकलेंगे। इससे क्या होगा कि अब सोचिए, एक व्यक्ति एक विषय पर सोचेगा तो 10 विचार निकलेंगे, 6 सोचेंगे तो 50 विचार निकलेंगे, और उसके बाद में एक निष्कर्ष निकाला जाता है। तो पैनल चर्चा में क्या होता है, एक पैनल बिठाया जाता है 5-6 लोगों का, और वो पैनल क्या करता है, उसके ऊपर चर्चा करता है। तो इसे अपन पैनल चर्चा भी बोलते हैं, और ये भी एक प्रकार का हमारे क्या होता है, ये हमारे डिस्कस होता है। ये भी एक चर्चा का रूप हो गया। 6ठे नंबर पे होता है आयोजना। आयोजना, आयोजना क्या होता है? आयोजना का मतलब ये होता है, आयोजना से बेहतर शब्द होगा आयोजन। आयोजन, आयोजन का मतलब होता है एक प्रकार से यूं कहीं सेमिनार कह दो आप, सेमिनार कह दो या कोई कॉन्फ्रेंस कह दो, कॉन्फ्रेंस। अब देखिए आयोजन क्या होता है। अब इसमें क्या होगा, पैनल की तरह 5-6 लोग नहीं होंगे, इसमें कई विद्वान आमंत्रित किए जाएंगे, विषय के विद्वान होंगे, और ये विद्वान लोग क्या करेंगे, एक एक बारी बारी सभी को आमंत्रित किया जाएगा। जैसे कोई पॉलिटिकल साइंस की कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो, या हिस्ट्री की कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो, या पर्यावरण पर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो, जिसमें 10 विद्वान बुला दिए कि ये विद्वान इस टॉपिक पे बोलेंगे, ये विद्वान इस टॉपिक पे बोलेंगे, कोई इस पे बोलेगा। मतलब जैसे पर्यावरण का है, कोई हरित गृह प्रभाव पे बोलेगा, कोई ओजोन परत पे बोलेगा, कोई कार्बन उस पे बोलेगा। मतलब सभी विद्वानों के अपने निर्धारित टॉपिक होते हैं,
और उन टॉपिक के ऊपर वो क्या करते हैं, धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करते हैं। और सारे जो विद्वान थे वो सब अपने अपने विचार, अपने अपने विषय के विचार रखते हैं। तो आयोजना का एक बड़ा क्षेत्र होता है, इसमें विषयों की विविधता होती है, इसमें विद्वान लोग शामिल होते हैं, सारे लोग श्रोता भी होते हैं। फिर क्या होता है, लास्ट में ये विद्वान लोग जो इन श्रोताओं से प्रश्न भी लेते हैं अगर उनकी कोई इंक्वायरीज होती है। तो इस प्रकार के सेमिनार कॉन्फ्रेंस जो होते हैं ये भी यूं कहिए कि क्या होता है, ये भी हमारे चर्चा का एक रूप होता है। तो आयोजन हो गया। आयोजन के बाद में अगर मैं 7वां बिंदु और लूं, छोटा तो हो गया पर ये ऐसे खिसक नहीं रहा है, कोई बात नहीं। अब देखिए 7वां बिंदु और क्या क्या हो सकता है, विचार गोष्ठी। विचार गोष्ठी इंग्लिश में कहते हैं सिंपोजियम। सिंपोजियम, सिंपोजियम विचार गोष्ठी क्या होती है, इसकी सबसे खास बात ये होती है कि इसमें समस्याएं रखी जाती है, विभिन्न सारी समस्या रखी जाती है। और जो विचार गोष्ठी में भाग लेने वाले जो विद्वान होते हैं उन समस्याओं के ऊपर डिस्कस करते हैं, उन समस्याओं के कारण बताते हैं, उन समस्याओं का समाधान बताते हैं। और जितने भी विद्वान लोग हैं वो इन समस्याओं के ऊपर बात करेंगे। बाकायदा विद्यार्थी भी एक्टिवली इसमें भाग लेंगे। विचार गोष्ठी में स्टूडेंट भी, अच्छा, इन आयोजना में विद्वान टॉपिक के साथ में विद्यार्थी भी भाग ले सकते हैं, इसमें ये लोग भी भाग ले सकते हैं, नामित किए जाते हैं, जो कोई भाग लेना चाहे ले सकता है यहाँ पे। तो विचार गोष्ठी होती है, सिंपोजियम जिसे कहते हैं, इसमें समस्याएं रखी जाती है और विद्वान लोग अपना मत देते हैं यहाँ पे, और उन समस्याओं के ऊपर जो है वो निरंतर डिस्कस चलता है, जिससे क्या होगा कि कई प्रकार के समाधान निकल कर सामने आते हैं। तो ये था 7वां बिंदु। 8वां लोकतंत्री चर्चा। लोकतंत्र चर्चा मतलब सभी को समान रूप से अपने विचार व्यक्त करने का, संसद भवन की जितनी भी आपने कार्रवाइयाँ देखी होगी, जो वहाँ पे वो डिबेट होती है, वो भी एक प्रकार से इसी चर्चा का रूप माना जाता है। इसके अलावा अगर मैं और कुछ पॉइंट लूँ यहाँ पे, तो 9वां बिंदु क्या जाएगा, फोरम। फोरम भी एक प्रकार की चर्चा है। इसमें वही बात होती है, समस्याएं रखी जाती है, लेक्चर दिया जाता है, स्टूडेंट वापस प्रश्न करते हैं और उसका भी समाधान किया जाता है। तो ऐसे फोरम का भी आयोजन किया जाता है। कई बार आजकल ऑनलाइन फोरम चल रहे हैं, वेबिनार हो रहे हैं, तो ये वेबिनार भी अपन आप नया ऐड कर सकते हैं कि जो ऑनलाइन सेमिनार आयोजित हो रहे हैं, वेबिनार, ये वेबिनार भी हमारे किसका भाग माना जाता है, रूप माना जाता है। वेबिनार भी चर्चा का एक हिस्सा है, वेबिनार। अच्छा, इसके अलावा अपन एक पॉइंट और ले सकते हैं यहाँ पे, गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज, जो गोल टेबल पर बैठकर आमने सामने बात की जाती है, उसे गोलमेज भी कहते हैं। आपने 1930 के गोलमेज सुने होंगे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गांधी जी लंदन गए थे और उसी लंदन के अंदर, वहाँ पर वेस्टमिंस्टर के अंदर, उस हॉल के अंदर ऐसी गोल टेबल लगी होती है और उसके आसपास चारों तरफ जो है प्रतिनिधि बैठकर बात करते हैं। चूँकि टेबल गोल होती है, इसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, इसे गोलमेज भी कह सकते हो। तो गोलमेज भी एक प्रकार की चर्चा का क्या होता है, रूप होता है। ऐसे बहुत सारे रूप है, आप और तलाश करना और आप क्या करना, इन सारी चीज़ों को अच्छे से लिख लेना। वापस मैं इसको स्क्रीनशॉट का आपको टाइम दे रहा हूँ। तो ये 11 पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये चर्चा के रूप थे। मैं वापस बिंदु पे आता हूँ कि क्या क्या रह गया है। देखिए क्या है, देख लिया, मुख्य तत्व देख लिए, चर्चा के चरण देख लिए, चर्चा के प्रकार देख लिए, चर्चा के रूप देख लिए, और अब लास्ट में देखते हैं चर्चा के उद्देश्य क्या है और उसके महत्व क्या, और थोड़ा बाद में गुण और सीमाएं देख लेंगे। उद्देश्य और महत्व पे मैं आता हूँ। उद्देश्य क्या है चर्चा की? देखिए, चर्चा के जहाँ तक उद्देश्यों की बात है, एक एक उद्देश्य पर हम बात करते हैं। अब इतना पढ़ने के बाद में इतना तो तय है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक चर्चा के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, एक चर्चा के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे बताना वैसे नहीं चाहिए कि चर्चा के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, फिर भी आपको खुद को सोचना चाहिए, लेकिन मैं कुछ हिंट दे देता हूँ क्या उद्देश्य हो सकता है। अब देखिए, पहला कि चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि कोई भी विषय के प्रति विद्यार्थी जो है
विद्यार्थियों की सोच, विद्यार्थियों का दृष्टिकोण विकसित हो, वृहद दृष्टिकोण विकसित हो, वृहद दृष्टिकोण विकसित हो। विद्यार्थी ने जो विषय पढ़ा है, जो देखा है, वो वहां तक सीमित न रहे। डिस्कशन के बाद में उस विषय के कई एंगल उस विद्यार्थी के दिमाग में आने चाहिए। जैसे उसने गरीबी का विषय तो पढ़ा था, लेकिन जब डिस्कस करेगा तो उसको पता चलेगा कि गरीबी की परिभाषा क्या है, गरीबी को कौन भारत में परिभाषित करता है, गरीबी को मिटाने के क्या उपाय हो सकते हैं, गरीबी के कारण क्या है, गरीबी का एक प्रकार से इसके प्रभाव क्या पड़ने वाले। तो मतलब ये हुआ कि जब भी बच्चा कोई डिस्कशन में भाग लेगा तो डेफिनेटली वो विषय के प्रति विद्यार्थियों का एक वृहद दृष्टिकोण जो है, एक यूँ कहिए कि ब्रॉड व्यूज़ विकसित होगा। और जब बच्चों का ब्रॉड व्यूज़ विकसित होगा तो बच्चे जो है वो डेफिनेटली किसी भी विषय को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी समस्या को समझने का प्रयास करेंगे। तो समझने पर आधारित होगा या समझने में सहायक होगा ये। तो इसका दूसरा उद्देश्य ये होगा कि समझने में सहायक, कोई भी टॉपिक को वो समझने में एक प्रकार से यूज लेगा। रटने की प्रवृत्ति खत्म होगी। किसकी प्रवृत्ति? रटने की प्रवृत्ति। अच्छा, बच्चा जब समझता है तो डेफिनेटली जब समझता है ना तो उसकी सृजनशीलता बढ़ती है, क्योंकि समझने के साथ साथ उसके अंदर बहुत सारे खुद के विचार डेवलप होते हैं। और खुद के जब विचार डेवलप होते हैं तो बच्चा जो है न केवल सृजनशील होगा, बल्कि उसका जो चिंतन का जो स्तर है, उसको अपन अलग भी ले सकते हैं, उसका जो चिंतन का स्तर है बिल्कुल आलोचनात्मक चिंतन डेवलप होगा। समालोचनात्मक चिंतन का विकास होगा, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब किसी भी मुद्दे के प्रति एक तरफा वो बात नहीं करेगा। जैसे कोई भी, जैसे किसान कानून के विरोध चल रहे हैं, अब अपने पास दो चीज़ें हैं, अगर यहाँ तो अपन पूर्ण रूप से सरकार के साथ हो जाए या पूर्ण रूप से किसानों के साथ हो जाए, ये दोनों ही गलत है। दोनों की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। आप इन दोनों के बीच का मुद्दा उठाइए कि सरकार की कहाँ गलती है, किसानों की कहाँ गलती है। और अब अगर आप उन दोनों के बीच का मुद्दा उठा पा रहे हो, मतलब आपकी थिंकिंग कैसी होती जा रही, क्रिटिकल होती जा रही है, आप बिल्कुल समालोचनात्मक चिंतन कर पा रहे हो। तो जब भी कोई चर्चाएं होती है तो इस प्रकार से ये चीज़ें जो है वो होनी, उद्देश्य ये होता है। दूसरा क्या होता है, साथ में करने की एक प्रकार से विद्यार्थियों में यूँ कहिए कि अभिव्यक्ति का कौशल भी विकसित होता है। क्योंकि जब भी यूँ कहिए कि चर्चाएं होगी तो बच्चे अपने विचार व्यक्त करेंगे, और जब विचार व्यक्त करते हैं तो एक एक्सप्रेशन जो होते हैं, यूँ कहिए कि वे ऑफ एक्सप्रेशन, बात करने का तरीका आपका, आपसे कोई प्रश्न पूछ लेता है कई बार कोई नया व्यक्ति, तो आप उत्तर आते हुए भी नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अभिव्यक्ति कौशल डेवलप नहीं हुआ। अगर आपने बचपन से इस प्रकार से चर्चाओं में भाग लिया है तो आपकी अभिव्यक्ति का कौशल इतना मजबूत होगा कि आप किसी को भी आराम से आंसर दे सकते हो। अभिव्यक्ति क्या होती है? व्यक्ति का एक प्रकार से पर्सनैलिटी का आईना होती है। आप कैसे हो, कैसे दिखते हो, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, लेकिन आप परिस्थितियों के अनुसार किस प्रकार का आंसर देते हो, आप बोलते कैसे हो, मुद्दों को किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हो, इससे क्या पता चलता है कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति कैसी है। अभिव्यक्ति ही व्यक्ति की पहचान होती है। आप कितने सुंदर दिख रहे हो, क्या दिख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे आप बोलोगे, बोलते ही सामने वाला समझ जाएगा कि इसकी अप्रोच कितनी है। इसलिए इससे अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है। साथ साथ में एक सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि सोचने और सुनने की क्षमता भी विकसित होती है। क्योंकि जब भी कोई विमर्श होते हैं या यूँ कहिए कि जब भी डिस्कशन होते हैं तो सुना भी जाता है और सोचा भी जाता है। अब देखिए क्यों? क्योंकि जब विद्यार्थी अपने साथी बोलेंगे तो हमें सुनने की क्षमता विकसित होगी, और साथी की बात के ऊपर अपनी बात रखना और हमें कुछ बोलना, अभिव्यक्त करना है तो हम सोचेंगे भी। तो सोचने व सुनने की क्षमता का विकास होता है। सोचने व सुनने की क्षमता विकसित हो जाती है। किससे? चर्चाओं से। तो ये चर्चा का एक मुख्य, एक प्रकार से हम चल रहे हैं कि इसके उद्देश्य क्या है। तो हमारा उद्देश्य ये भी होता है कि बच्चा सोचे, बच्चा सुने, बच्चा अभिव्यक्त करे, उसमें चिंतन का डेवलपमेंट हो, उसमें सृजनशीलता आए, समझने में वो करे, रटने में उपयोग ना करे, और विषय के प्रति विविध आयाम जो है वो रखे, और साथ में विद्यार्थियों के प्रति सहयोग की भावना, विद्यार्थियों के प्रति
सहयोग की भावना, सारे विद्यार्थी मिलकर अगर काम करते हैं, किसी विषय पर चर्चा करते हैं, तो एक दूसरे की बॉन्डिंग बैठ जाती है, सारे विद्यार्थी एक दूसरे को अपना समझते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, इससे क्या होता है कि एक दूसरे में सहयोग की भावना जो है वो विकसित हो जाती है, और सहयोग की भावना होती है वो हमेशा बच्चों को आगे ले जाती है। और एक पॉइंट यहाँ पे अपन और ऐड कर सकते हैं, एक पॉइंट अपन और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कि समस्याओं का समाधान, समस्याओं का समाधान ढूंढने में बच्चे समर्थ हो जाते हैं। क्योंकि जब ऐसे डिस्कस किए हुए हो बच्चों के, तो बच्चों के लिए कोई भी समस्या का समाधान आराम से आ सकता है। नहीं तो जैसे उन्होंने पहले कभी डिस्कशन किए गरीबी पे या बेरोजगारी पे या किसी पर्यावरणीय समस्याओं पे, तो जब भी बच्चों में ऐसे डिस्कशन होते हैं, बच्चे वाद विवाद में भाग लेते हैं, पैनल में भाग लेते हैं, फोरम में भाग लेते हैं, या आयोजन में भाग लेते हैं, डिबेट में भाग लेते हैं, डिस्कोर्सेज में करते हैं, तो ऐसा जब करते हैं तो बच्चों के सामने कोई भी समस्या आएगी तो उनके पास उनका समाधान बढ़िया तरीके से होता है। तो बच्चों में समस्या समाधान का एक प्रकार से समाधान कौशल का विकास हो जाता है, कौशल का विकास होता है। अब आप देख सकते हो इतने सारे उद्देश्य थे इसके अलावा अगर आप कुछ और भी इसमें और ऐड कर सकते हो, ये मेरे मस्तिष्क में कुछ थे, ये आप लिख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मैंने 8 बिंदु लिखवाए हैं। ये इसके उद्देश्य भी कह सकते हो, और उद्देश्य पूरे होते हैं, यही तो इसके महत्व है। आप इसको महत्व लिख लो भले। तो ये 8 पॉइंट है जो आपको अपनी कॉपी में लिख लेने चाहिए, और ये चर्चा के मुख्य उद्देश्य भी होते हैं, ये चर्चा के मुख्य महत्व भी होते हैं। चलो समझ में आ गया होगा। अब पॉइंट वापस आते हैं कि क्या क्या रह गया। तो इनमें से ये सारी पॉइंट हो गए। अब आते हैं लास्ट में कि इसके गुण क्या है और इसके दोष क्या है या कमियां क्या है। तो सबसे मज़े की बात ये कि यही इसके गुण थे कि इसके गुण क्या क्या होंगे। सृजनशीलता विकसित होती है, समस्याओं का समाधान हो जाता है, चिंतन का विकास होता है, कौशल का विकास होता है, सोचने व सुनने की क्षमता जो है वो एक प्रकार से हो जाती है। ये सारे के सारे इसके फ़ायदे थे। उद्देश्य भी यही होते हैं, इनके इम्पोर्टेंस भी यही है, इसका फ़ायदा भी यही है। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपका एक उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि आप शिक्षक बनना चाहते हैं। महत्व क्या है, महत्व ये कि आप शिक्षक बनेंगे तभी आपके टारगेट पूरे होंगे, और वही आपके लिए लाभ है, फ़ायदा है, जो भी आप कहो। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। इनको आप अच्छे से रख लेना, और कोई पॉइंट आपको मिलता है तो आप इसको ऐड कर लेना, ठीक है। अब मैं आता हूँ इसमें लास्ट में कि इस विषय की क्या कमियां हैं, कि चर्चा में कमियां या दोष कह दो या सीमाएं कह दो, ठीक है, डीमेरिट्स कह सकते हो आप इसमें, कि इन समस्याएं भी कह सकते हो आप, कि ये चीज़ें जो है, अगर देखो ये कमियां नहीं कह सकते अपन, हाँ कुछ दिक्कतें हैं, अगर इनका समाधान कर लिया जाए तो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों से हम उबर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि चर्चा भटक सकती है, क्योंकि जब अपन किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं और अगर वो चर्चा उस विषय से इतर हो जाती है, उस विषय से हटके चली जाती है, तो फिर उसमें सार्थकता नहीं रहेगी, और वो आपकी चर्चा कैसी हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगी, क्योंकि विषय से हट गए ना फिर कोई मतलब नहीं है। और आजकल क्या होता है ना कि सोशल मीडिया के इस दौर में जब भी कोई चर्चा होगी तो हर व्यक्ति सोशल मीडिया से प्राप्त ज्ञान, इधर उधर का ज्ञान, घरों परिवारों से प्राप्त ज्ञान झाड़ कर और क्या करेगा, चर्चा को भटका देगा। आप देखना, आप भी अगर चाय की थड़ी पे चाय वगैरह पीने जाते होंगे निश्चित रूप से शाम को, तो उस समय जब भी आप वहाँ पे बैठते हो चाय की थड़ी के ऊपर, तो वहाँ पे जब आपकी कोई चर्चा शुरू होती है और लास्ट में चर्चा कहाँ ख़त्म होती है आपको बहुत अच्छे से पता है। अच्छे से चर्चा, हेल्दी चर्चा शुरू होती है और लास्ट में कई बार लड़ाई के साथ ख़त्म होती है, कई बार सरकारों को गाड़ियाँ निकालने के साथ ख़त्म होती है, कई बार लास्ट में निश्चित रूप से पॉलिटिकल पॉइंट व्यू आ जाता है, बीजेपी कांग्रेस हो जाती है लास्ट में। इससे क्या होता है कि चर्चा में भटकने का पूरा चांसेस जो है वो यहाँ पे रहता है। तो जब चर्चा भटकने का चांस रहेगा तो चर्चा में वो सार्थकता नहीं रहेगी, चर्चा जो है वो आपके यूँ कहिए निरर्थक हो जाती है। इसके अलावा चर्चा में गुटबंदी हो जाती है।
अब देखिए विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, दो गुटों में बंट जाते हैं, जैसा होना नहीं चाहिए, लेकिन गुट बन जाते हैं, अपनी अपनी विचारधारा के गुट बन जाते हैं। और गुट बनने के बाद में फिर वस्तुनिष्ठता नहीं रहेगी। गुट बनने के बाद में पूर्वाग्रह आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होता है? किसी के प्रति अपनी भावना रखना। तटस्थता क्या होती है? बिल्कुल जो है वो न्यूट्रल रहना। अपनी गाड़ी में गियर लगाते ना, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है तटस्थ, ना किसी की तरफ नहीं होना, ऐसा न्यूट्रल होना। तो गुटबंदी होगी तो पूर्वाग्रह होगा, और पूर्वाग्रह होगा तो फिर वापस वही चर्चा सार्थक जो है वो नहीं हो सकती। अब बड़े स्तर के विद्यार्थियों के लिए ठीक है, छोटे स्तर के विद्यार्थियों के लिए काम की नहीं है। बड़े स्तर के विद्यार्थियों के लिए ठीक है, यहाँ पे चर्चाएं की जा सकती है, आराम से चर्चाएं की जा सकती है। इसके अलावा अगर देखते हैं तो सारा पाठ्यक्रम पूर्ण करना संभव भी नहीं है। संपूर्ण पाठ्यक्रम चर्चा नहीं की जा सकती, तो चर्चा विधि जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए ठीक नहीं है। हाँ, कुछ पॉइंट है जहाँ पे अपन चर्चा कर सकते हैं, के लिए उचित नहीं। ये भी एक प्रकार की इसकी दिक्कतें हैं। अब बात ये भी है कि और भी बहुत सारी चर्चा रुचिकर होनी चाहिए, आप और भी पॉइंट सारे निकाल सकते हो यहाँ पे। तो इन सारी कमियों को दूर करने का एक ही तरीका होता है कि शिक्षक एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, बच्चों को कंप्लीटली मोटिवेट करें, और हर एक कदम पर बच्चों को गाइड करेगा, तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान संभव है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, चर्चा, वार्तालाप या विमर्श। तो ये विद्यार्थियों L1 में भी है और ये विद्यार्थियों L2 में भी है। तो आप दोनों ही पढ़ना इसको अच्छे से, क्या वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से क्लियर कर ली है। उम्मीद कर रहा हूँ आपके बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे, अच्छे से करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा। और पीपीटी वगैरह से मैं नहीं करूँगा, और ना उसकी आप वो क्या कहते हैं उसकी PDF की मांग ना करिए, बेहतर होगा इससे खुद आप अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। PDF वाली फॉर्मेलिटीज हम बाद में कर लेंगे। अब मैं फॉर्मेलिटीज़ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ सब अनौपचारिक तरीके से तैयार हो। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट, आपने सुना अच्छे से, और उम्मीद कर रहा हूँ ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद हो रही होगी। धन्यवाद।